सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय पॉलिटी के लेक्चर के तहत हम भारतीय संविधान के विभिन्न भाग बता रहे हैं, जिसके तहत हम भारत के संविधान के जो भिन्न भिन्न भाग हैं, पार्ट हैं, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया। आज हम लोग भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण भाग 3 और भाग 4 पढ़ा जाएगा। यहां मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं भाग 3 या भाग 4 या जितने भाग हैं उसके तहत वर्णित पूरे अनुच्छेदों को बताऊं। अनुच्छेद से मैं अलग वीडियो भी बना रहा हूं, अलग क्लास लेता हूं और एक अलग क्लास भी लूंगा जिसमें मैं अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो वह यहां दोहराव नहीं किया जाएगा। हमारा मूल उद्देश्य है कि भारतीय संविधान के जो भाग हैं और उन भाग में जो वर्णित विषय हैं, माने किन विषयों के कारण इस भाग को बनाया गया, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हालांकि अनुच्छेद तो थोड़ी बहुत बताना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग के अंदर जो वर्णन है वो अनुच्छेदों का ही वर्णन है, क्योंकि अनुच्छेद के अंदर ही सारे विषय हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको विषयों पर अपना मोटिव ज्यादा रखेंगे और अनुच्छेदों का अध्ययन अलग से भी किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के संविधान में जो भाग 3 है, इसके तहत जो मौलिक अधिकार स्थापित है, हमारे संविधान निर्माता क्या चाह रहे थे? इस भाग 3 में मौलिक अधिकार जो उन्होंने रखा, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसके पीछे उनका निहितार्थ क्या था? देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की सबको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। चाहे राजनीतिक गतिविधियां हैं, चाहे वो चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो, चाहे वो राजनीतिक पदों तक पहुंचने का अधिकार हो, चाहे वो अभिव्यक्ति का अधिकार हो, चाहे वो कुल नौकरी मतलब सरकारी नौकरियों में प्राप्त करने का अधिकार हो, बहुत सारी जो अधिकार हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र से स्थापित नहीं हो रहा, वो भाग 4 के तहत होगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, भाग 3 को शुड नहीं बनाया गया, मस्ट बनाया गया। शुड और मस्ट का अंतर है। मस्ट में आपको यह करना ही करना है, शुड में आपको यह करना चाहिए। कर पावे ना कर पाए अलग की बात है, करना चाहिए। मौलिक अधिकार का जो यह भाग है, यह मस्ट की तहत है। आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको करना पड़ेगा। भाग 3 के तहत जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, दे आर मस्ट। उनको बिना लागू किए, उनका बिना पालना किए कोई सरकार बच नहीं सकती है, उसको करना ही पड़ेगा। मौलिक अधिकार का पूरा वर्णन मैं यहां नहीं करूंगा, उसके लिए अलग से क्लास लूंगा। भाग 3 के तहत जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, संविधान के संचालन के समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। यानी संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और कुल कितने अनुच्छेद हैं? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक का संबंध किससे है? भाग 3 से है। और इसका विषय क्या है? मौलिक अधिकार।
जब आजादी मिली, संविधान लागू हुआ, तो संविधान निर्माताओं ने कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया था। लेकिन जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है वो बड़े बड़े रईसों, बड़े बड़े जागीरदारों, जमींदारों को जो है बहुत शक्ति प्रदान कर रहा था, और सरकार की जो विकास क्रियाएं थी, विकास की प्रक्रिया थी, बड़े बड़े संरचनाएं स्थापित करने वाली जो प्रक्रिया थी, वो उनके अधिकारों से रुक रही थी। इसलिए संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है वो हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी वर्तमान में भाग 3 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं, अब कितने मौलिक अधिकार हो गए? कुल 6 हो गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना? और शोषण के, ये सारी मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 के तहत प्रदान किए गए हैं। समानता के अधिकार के तहत जो विषय है वो ये है कि उन सारी गतिविधियों को रोका गया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जो मौलिक अधिकार के विषय हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं, कुछ जगह व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, लेकिन मूल रूप से मौलिक अधिकार का जो यह भाग है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इस भाग के बारे में बताऊंगा, तो मौलिक अधिकार का जो यह भाग है वो जनरली राज्य के विरुद्ध है। अब आप प्रश्न करेंगे कि भाई यह विषय राज्य के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार मैंने अभी आपको बताए, कहीं न कहीं इन सभी मौलिक अधिकारों का हनन जो है आजादी के पहले सरकारों द्वारा, राज्य के द्वारा, चाहे वो बादशाह हो, चाहे राजा हो, चाहे सम्राट हो, इन्हीं के द्वारा उसका हुआ करता था हनन सबसे ज्यादा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण, चीन की दीवार बनते समय सैकड़ों लाखों लोग जो है उसी में डाल दिए गए। चीन के दीवार में जो बीमार पड़ते थे उनको डाल दिया जाता था उसी में। बड़े बड़े महलों और उसका निर्माण होता था तो पता नहीं कितने मजदूर खप गए, उन्हीं नींव में डाल दिया गया, पता नहीं चला। कितना शोषण होता था उनका, लाखों करोड़ों लोगों से बेगारी कराई जाती थी। समानता स्वतंत्रता तो एक कल्पना था, ये केवल कल्पना लोक में जाकर सोचा जा सकता था। धार्मिक स्वतंत्रता का तो बहुत ज्यादा हनन हुआ था। जो धर्म का शासक आता था उसी धर्म को फैलाता था, ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरा इतिहास इसी पटा पड़ा है। बल्कि मध्यकालीन समय जो है भारत या दुनिया में एक धर्मांधता का काल था, चारों ओर केवल धर्मांधता का राज था। वो एक धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे हनन उस समय हुआ। जितना खून धर्म के नाम पर बहाया गया दुनिया में, शायद किसी अन्य विषय पर बहाया गया हो। ठीक है, चाहे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो, व्यक्ति के कल्चर को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, मत्स्य न्याय लागू था। तो संस्कृति शिक्षा संबंधी के तहत जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन छोटी मछलियों को बड़ी मछली से बचाने का प्रयत्न किया गया। हालांकि भारत की संस्कृति में यह मौलिक अधिकार शामिल भले न किया जाता, भारत की संस्कृति के जन्म घुट्टी में ही यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मत्स्य न्याय को विनाश करने वाला अधिकार न लाया जाता, तब भी भारत की संस्कृति इस मौलिक अधिकार को अपने जन्म घुट्टी में ही समाहित रखती है। इतिहास गवाह है, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों से हमने किसी भी कमजोर व्यक्ति को न समाप्त किया है, न उनका विनाश किया, बल्कि उनका पोषण किया है। अशोक अपने अभिलेखों में सभी मनुष्य मेरी संतान कहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे भारतीय संस्कृति की जन्म घुट्टी है। लेकिन इसके बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको पुख्ता करने के लिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया है, उनको अपने शिक्षण संस्थाएं के स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया। ये विषय है जो मैं आपको बता रहा हूं।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब दुनिया का शायद भारत ही एक ऐसा महान देश है जहां मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से 35 तक, मूल रूप से आर्टिकल 32। ठीक है, तो आप थोड़ी सा विषयों के बारे में और जान ली। समानता के अधिकार के तहत राज्य को कहा गया कि कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा चाहे विधि के समक्ष समानता से व्यक्ति को वंचित किया जाए, या धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर विभेद नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता प्रदान किया जाएगा। ये समानता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 के तहत व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपराधी नहीं बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाया जाएगा जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन न करे। ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आ गया। यानी व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। सम्राट अकबर की भी आलोचना करता है, जैसा वह मध्यकाल में अकबर के समय नहीं कर सकता था, कर सकता है। मर्यादित आप भाग 3 आपको मर्यादित आलोचना का अधिकार देता है। किसी का भी आप कर सकते हैं। आप मर्यादित आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मर्यादित आलोचना आप कर सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत, जो शोषण लोगों का होता था, चाहे वो व्यक्ति के साथ बेगारी हो, चाहे व्यक्ति के साथ बधुआ मजदूरी हो, चाहे व्यक्ति के साथ क्या कहते हैं उसकी गुलामी हो, ये सब रोक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों को 14 वर्ष से कम बच्चे नियुक्त नहीं हो सकते कारखानों या संकटमय स्थानों पर। ये विषय शामिल है किसके तहत? शोषण के विरुद्ध। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने धर्म को मानने का, आचरण करने का, व्यवहार करने का उसके पास धार्मिक स्वतंत्रता है। अपना धार्मिक संगठन स्थापित करे, प्रशासन करे। धार्मिक कर से मुक्ति प्रदान की गई, धार्मिक विषयों पर कर जो व्यय किया जाए। यानी कि अच्छा, धर्म की बहुत ज्यादा हानि हो रही है। ये देखा गया है मध्यकालीन में जिस धर्म का शासन होता था वो चाहता था पूरे देश को एक ही रंग में रंग दिया जाए। धन्य हो भारतीय संस्कृति जिसकी जड़ इतनी मजबूत थी कि इसको मिट्टी में मिलाने वाले लोग खुद मिट्टी में मिल गए, रच पच गए। भारतीय संस्कृति को लोग बहुत नुकसान करना चाहे, भारतीय संस्कृति ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। इसके बावजूद भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि क्या देश है ये, कितना महानतम श्रेणी का देश भारत है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिस देश में धर्म के नाम पर ही विभाजन हो रहा हो, भारतीय इतिहास के कालखंड का सबसे भयानक मंजर भारत का विभाजन, जिसमें लाखों लोग मारे गए, वह धर्म के नाम पर हो रहा हो और उसके बावजूद यहां धार्मिक स्वतंत्रता दी जा रही हो। क्या ऐसा कल्पना कर सकता है कोई? ये भारत में ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सभी मनुष्य मेरी संतान है, अशोक कहता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः भारतीय संस्कृति कहता है। ये हमारी जन्म घुट्टी है। संविधान निर्माता देते या ना देते, उनके देने या लेने से नहीं हो रहा था। ये हमारी जन्म घुट्टी है, ये हमारी नींव है, हमारी संस्कृति का देना ही था। लेकिन यह उस परिस्थिति में दिया गया जब धर्म के नाम पर देश ही विभाजित हो रहा था। इसके बाद भी भारत में धर्म के नाम पर स्वतंत्रता प्रदान किया गया। शायद दुनिया का यह पहला देश होगा जहां धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा हो और वहां धार्मिक स्वतंत्रता दिया जा रहा हो। ये भारत में हो सकता है। और आगे इससे एक अनुच्छेद और आगे बढ़ गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक धार्मिक भाषाई रूप से जो हो वो अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, भले ही वो बहुसंख्यक से ज्यादा हो,
लेकिन अभी भी अल्पसंख्यक शब्द चल रहा है। अप्रासंगिक हुआ शब्द, तर्कहीन हुआ शब्द, अर्थहीन हुआ शब्द आज भी अल्पसंख्यक जो है वो हमारे संविधान में वर्णित है। करोड़ों की जनसंख्या को दुनिया के किस डिक्शनरी में अल्पसंख्यक कहा जाता है, शायद कोई हमें यह बता दे। लेकिन इसके बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया है। यह मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूं, यह हमारे संविधान की महानता को बता रहा है। यह मेरे बताने के पीछे कोई धार्मिक रूढ़िवादिता या धार्मिक दुराग्रह का उद्देश्य हो ही नहीं सकता, और न मैं इन चीजों से बिल्कुल परे हूं। यह मेरे बताने का एकमात्र मंतव्य यही है कि हमारे संविधान की महानता है कि धर्म के नाम पर देश विभाजित हो रहा और धार्मिक स्वतंत्रता ही हम दे रहे हैं। यानी एक बार हम खुद पुनः धर्म को खुला नंगा नाच खेलने का अधिकार दे रहे हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि धार्मिक स्वतंत्रता का बार बार दुरुपयोग होता है। कितनी बार दुरुपयोग हो गया यह हमारे शायद हम आप गिन नहीं पाएंगे। आजादी के बाद जितने भी दंगे हुए हैं 97% दंगे ज्यादातर धार्मिक दंगे हुए हैं, और 97% दंगे जो हैं वो राजनीतिक प्रेरित हैं। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का कितनी बार उल्लंघन हुआ है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि धर्म ही सत्य है। अगर इसी को हम उलट देते, सत्य ही धर्म है, तो शायद पूरी लड़ाई ही खत्म हो जाती है। लेकिन धर्म ही सत्य है। भले ही पूर्ण धर्म की परिभाषा किसी दिन मैं आपको, हम पंथ निरपेक्ष हैं या धर्म निरपेक्ष, एक अलग पूरा क्लास ही लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं कि पंथ निरपेक्ष हैं। भारत का धर्म क्या है? क्या दुनिया में परिभाषित रिलीजन ही भारत का धर्म है? बिल्कुल गलत है। दुनिया में स्थापित रिलीजन भारतीय धर्म नहीं है। यह मैं आपको बताऊंगा और अलग क्लास इसके लिए लूंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा। जो विषय कठिन है, जो विषय बहुत लोगों के द्वारा नहीं उठाए जाते हैं, या जो विषय किताबी रूप से बताए जाते हैं, मैं उनको आपको वास्तविक रूप से निश्चित बताने का प्रयत्न करूंगा। और किताबी लफ्ज नहीं होगा, मेरे अपने लफ्ज होंगे। पर किताब से ज्ञान तो हम लिए ही हैं, या अपने अनुभव से भी ज्ञान लिए, ये तो हर व्यक्ति करता है। लेकिन निश्चय है उसमें मैं अपनी मौलिकता आपको जरूर दूंगा, और मेरे हर लेक्चर में आप मेरी मौलिकता जरूर देखेंगे, जिसमें कोई भी लगाव नहीं है, किसी के पीछे का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वो अपनी मौलिकता है जो आपको बताने का प्रयत्न करते हैं, और मौलिकता से आपके चीजें बहुत समझ में आएंगी आसानी से। आप भी जब एग्जाम में लिखें तो आप देखेंगे कि सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं में आपकी मौलिकता की ही मांग करता है। फला किताब ने क्या कहा, फला राइटर ने क्या कहा, फला लेखक ने क्या कहा, फला टीचर ने क्या कहा, फला कोचिंग ने क्या कहा, इससे कोई मतलब नहीं। सब कुछ पढ़कर आप क्या कहते, इससे मतलब है। सब कुछ पढ़कर आप कहने की स्थिति में है कि नहीं है तो बेस्ट है, नहीं है तो बेकार है पढ़ाई। रट्टू तोता सिविल सर्विसेज में सफल नहीं होते हैं। आपको बौद्धिक रूप से पूर्ण स्ट्रांग होना पड़ेगा, बौद्धिक रूप से प्रबल होना पड़ेगा, समझ के स्तर पर प्रबल होना पड़ेगा, अपना वैचारिक क्रांति लाना। सिविल सेवा की तैयारी ही वैचारिक क्रांति है, यानी विचारों में पूर्ण परिवर्तन आ जाए। पूर्ण परिवर्तन का मतलब नकारात्मक नहीं होना चाहिए, रेडिकल नहीं, सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, एक वैचारिक क्रांति होनी चाहिए, पूर्ण डेवलपमेंट होना चाहिए विचारों का। फिर देखिए आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक दिया गया है। असल में यह आर्टिकल 32 का पूरा विस्तार है। आर्टिकल 32 में यह कहा गया है कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को उसके हनन से मुक्ति प्रदान करने के लिए या उसके मौलिक अधिकारों के रक्षण के लिए विभिन्न रीटें जारी कर सकता है। ठीक है ना? तो ये हो गया भाग 3 का पूरा
वर्णन जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। यानी कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको 32 के तहत लागू कराया जा सकता है। यानी मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार केवल प्रदान ही नहीं किए गए हैं बल्कि उनको लागू कराने का भी अधिकार प्रदान किया गया है, और वो भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद भाग 3 के बाद जो अगला भाग आता है वो है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो नकारात्मक थे, राज्य को कुछ ना करने का आदेश दे रहे थे। अब नकारात्मक शब्द कैसे का मतलब हुआ कि वो सरकार को कह रहे थे भाई आप असमानता नहीं फैलाओगे, आप व्यक्ति के धर्म मूल्यों से लिंग जाति के आधार पर विभेद नहीं करोगे, आप लोक नियोजन के अवसर की समानता के अधिकार से वंचित नहीं करोगे। नकारात्मक हो रहा, नहीं करोगे नहीं करोगे, मतलब वहां नाक को सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ के लोग जो है वो लोक मौलिक अधिकार स्थापित किया जा रहा था। ठीक है ना, यानी कुछ ना कर कर वहां समान जो है मौलिक अधिकार स्थापित हो रहा था। जो ना कर रहे थे वो क्या थे? वो सारे कार्य थे जो समाज में मौलिक अधिकारों को के प्रचलन को रोक रहे थे, क्योंकि असमानता फैला रहे तो असमानता नहीं फैलाएंगे, स्वतंत्रता से रोका जाता है तो स्वतंत्रता से नहीं रोकेंगे, तो नकारात्मक होता चला जा रहा है। लेकिन नकारात्मकता के आधार पर ही सकारात्मक स्थापित हो रहा था, यानी ही इज गुड के जगह ही इज नॉट बैड कहा जा रहा था। ही इज गुड का भी वही अर्थ है, ही इज नॉट बैड का भी वही अर्थ है। वह खराब नहीं है तो ये नहीं अच्छा है, वह अच्छा है, तो ही इज नॉट बैड मौलिक अधिकारों में उसकी व्याख्या हो गई। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सीधे कहा गया ही इज गुड, यानी राज्य को कुछ करने का निर्देश दिया गया। और इसके माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या किया गया है? राज्य को कुछ करने का निर्देश दिया गया। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को वो करना चाहिए, राज्य को पंचायती राज का संगठन करना चाहिए, राज्य को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, राज्य को कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध करना चाहिए, राज्य को क्या कहते न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रयत्न करना चाहिए, राष्ट्रीय जो महत्व की संपत्ति है उनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है ना, यानी इस अधिकार के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो राज्य को कुछ निर्देश दिया है जिसके तहत जो है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न किया गया। ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भारतीय संविधान जहां उसके तहत मौलिक अधिकार के तहत राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहीं भाग 4 के तहत आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यानी अगर यह प्रश्न आ जाए कि भारत के किस भाग के तहत, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, तो वो क्या हो जाएगा? भाग 4। इसी में समान नागरिक संहिता का वर्णन कि सरकार समान नागरिक संहिता या लाने का, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है ना, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को उच्च करने का प्रयत्न करेगा। देखिए अब ये अनुच्छेद बहुत बड़ा, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, किसी व्यक्ति का जीवन स्तर कितने में उठेगा? तो जो राज्य के निर्देश तत्व हैं वो बहुत विस्तृत हैं और इतने हैं कि सरकार के पास संसाधन भी नहीं होगा इनके लागू करने के लिए। इसीलिए इसको शुद्ध बनाया गया, मस्ट नहीं किया गया, शुद्ध बनाया गया कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसके तहत भारत में लोक कल्याणकारी
राज्य की यानी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न किया गया। चाहे वो ग्राम पंचायतों का संगठन हो, चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, चाहे पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को स्थापित करना हो, चाहे कार्यपालिका का न्यायपालिका से संरक्षण का पृथककरण हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हो, ये सब वर्णन किसके तहत किया गया है? राज्य के नीति निर्धारक तत्वों के तहत। जहां वह नकारात्मक है मौलिक अधिकार, वहां यह सकारात्मक है। जहां मौलिक अधिकारों पर बंधन लगाया गया है, वहीं ये आत्यांतिक भी है, इनमें कोई बंधन नहीं है राज्य के नीति तत्वों पर। ठीक है ना? वो राज्य को कुछ न करने का निर्देश देते हैं, ये राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। तो ये हो गया भारतीय संविधान का भाग 3 और 4। नेक्स्ट वीडियो में अन्य भाग को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। दोनों बंद करो।